गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद जय हिंद। हल्ला नहीं कर गधा सब। ठंडा बढ़ गया है। हल्ला करोगे ना तो अभी टॉपिक भी औरंगजेब है। टॉपिक भी औरंगजेब है, हल्ला करोगे ना तो फिर औरंगजेब ठंडा मार देगा हमको। कल मार दिया हमको, कल ठंडा। हल्ला नहीं करो। औरंगजेब पढ़ा रहे थे ना, बच बचा के रहो। मार दिया कल हमको ठंडा, दिन भर सुतले थे हम। हाँ? चलिए, औरंगजेब। अरे औरंगजेब खत्म हो गया था। सब लोग को गुड मॉर्निंग। हल्ला करोगे। औरंगजेब की मम्मी कौन थी, जबकि पालन पोषण दादी लगेगी जी। हाँ, नूरजहां कौन लगेगी? नूरजहां। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं आगे औरंगजेब के बारे में। देखिए, औरंगजेब धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर था। औरंगजेब धार्मिक रूप से क्या था? कट्टर था। लाइव वाले सर ये गधा कहीं का। औरंगजेब के पहले शासक, अरे गधा, तुम औरंगजेब से पहले शासक नहीं बने थे? औरंगजेब के पहले कौन था? शाहजहां। उत्तराधिकार का युद्ध किसके मरने के बाद हुआ? शाहजहां के जीवन काल में ही हो गया। 2 बार राज्याभिषेक कराया। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में किसने करा? हाँ, फिरोज शाह तुगलक। और औरंगजेब ने भी कितनी बार कराया था? 2 बार। 2 बार कराया था। देखिए, औरंगजेब जो था ना, वो धार्मिक रूप से क्या था? कट्टर था। और वो ना, जब शाहजहां अपने जीवन काल में था तो उसी समय औरंगजेब कहाँ का शासक था? दक्षिण भारत का। कहाँ का था? दक्षिण भारत का था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दक्षिण भारत का शासक था, इसलिए उसको दक्षिण भारत में ज्यादा इंटरेस्ट था। जैसे सपोज कीजिए कि अब किसी हर एक शासक के साथ ऐसे ही होता है। वो जहाँ का शुरुआत में शासक रहता है, राजा बनने के बाद भी वहां ज्यादा ध्यान देता है। मोदी जी को देखिए, देख रहे हैं गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, बड़ा सेमीकंडक्टर, अडानी अंबानी सब चीज वहां पे है कि नहीं है? अब सपोज कीजिए, जैसे रेल मिनिस्टर बने थे लालू यादव। लालू यादव देखिए, बिहार में रेलवे का कायाकल्प करके रख दिया। दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे इंजन कारखाना, चक्का कारखाना, दुनिया भर का भर दिए वहां पे। अपना फुलवारी स्टेशन जो था, गोपालगंज सिवान से उधर का एरिया को पूरा बेहतरीन बना दिया। बना दिया कि नहीं? ये शुरू से ही रहा है। समझ में आ गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? तो औरंगजेब भी ज्यादा ध्यान किधर दिया? साउथ में ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार क्या हुआ? सबसे ज्यादा हुआ यहाँ पर। इसने, देखिए, जाट विद्रोह तो बढ़ा दिए थे। जाट विद्रोह के कारण ही राजा राम ने, औरंगजेब के जाट विरोधी नीतियों के कारण ही राजा राम ने अकबर की कब्र को खोद के आग लगा दिया। क्या कर दिया? आग लगा दी। जबकि इस्लाम धर्म में आग नहीं दिया जाता। समझ में आ गया कि नहीं गया? अग्नि नहीं दी जाती है। और उसने कहा कि अच्छा रुको, तुम ढेर नौटंकी कर रहा है, ले आगे लगा देते हैं यहाँ पे, आत्मा को शांति। समझ में आ गया कि नहीं गया? इस्लाम में ना बहुत बार जन्म लेने की प्रथा नहीं है। उसमें जन्म लिए, मर गए, खत्म कहानी। अब एक ही बार कयामत के दिन आपका हिसाब किताब होगा। कितना अच्छाई किए थे, कितना खराबी किए थे। अच्छाई किए रहेंगे तो जन्नत, खराबी किए रहेंगे तो तब तब खराबी किए रहेंगे तो वहीं जाएंगे जहां आप सब लोग जाने वाले। जन्नत में तो हमको नहीं लगता जगह बचा होगा। हाँ, नर्क में भी देखिएगा लाइन लगा के भेजा जाएगा। अब देखिए ध्यान से, औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब औरंगजेब ने ना पूर्वोत्तर भारत जीतने के लिए जुमला को भेजा। मीर जुमला। किसे भेजा? मीर जुमला।
मीर जुमला को भेजा। दक्षिण भारत जीतने के लिए किसे भेजा? मीर जुमला को भेजा था। दक्षिण भारत नहीं, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत को जीता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? शाइस्ता खान को बंगाल जीतने के लिए भेजा। किसे भेजा? शाइस्ता खान को बंगाल जीतने के लिए, शाइस्ता का। बीजापुर और गोलकुंडा खुद गया जीतने के लिए। बीजापुर और गोलकुंडा, तो बीजापुर और गोलकुंडा, देख रहे हैं अकबर ने इन सबको जीत लिया था कि नहीं जीत लिया था? बार बार दक्षिण भारत में विद्रोह होते रहता था। खान देश को तो पैसा रिश्वत दे के जीत लिया था असीरगढ़ की लड़ाई में। अब यहां तक तो बताइए, पूर्वोत्तर भारत किसके मदद से जीता? मीर जुमला। बंगाल बिहार शाइस्ता खान। इसने अपने पोता, नाती पोता होते हैं समझा, पोता को, अजीम को, इसके पोता का नाम क्या था? अजीम। अजीम को पटना का सूबेदार नियुक्त करके भेजा। उसने पटना का नाम अजीमाबाद रख दिया। पटना का नाम क्या रख दिया? तो पटना किसे भेजा? अजीम को। इसका पोता कौन था? अजीम। एक दूगो तो पोता नहीं रहते थे सब। औरंगजेब 14 भाई बहन होते सब, अगर बच गए रहते तो तब। नहीं समझे? देखिए जनसंख्या ना एक समय तक, अब आपको ऐसा लगता है कि जनसंख्या कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब अचीवमेंट हो जाएगा। इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है कि अगर बहुत तेज़ी से जनसंख्या कंट्रोल कर लेंगे तो आपके पास काम करने वाले युवाओं की संख्या घट जाएगी। समझा गया कि नहीं आ गया? युवाओं की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सपोज कीजिए कि आपके पिताजी, आपके दादाजी के केवल एक ही लड़के रहते, आपके पिताजी, चाचा नहीं रहते। सपोज कीजिए, आप सोचिए दादाजी का वर्किंग कैपेसिटी में कितनी कम रह जाती है, और आपके पिताजी भी, आप लोग भी बस एक ही भाई बहन रहते हैं, बस एक। तो आप समझ रहे हैं वर्किंग कैपेसिटी। चाइना में प्रॉब्लम हो गया है। चाइना ने 1980 से इतना ना मतलब हतोत्साहित किया है ज़्यादा बच्चे होने पे कि वहाँ के लोग अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए हैं कि ज़्यादा बाल बच्चे नहीं। अब वो परेशान हो गया है, कह रहा है कि आप ज़्यादा कर सकते हो बच्चे। वहाँ की कंपनियां भाग रही हैं, पूरी कंपनी में बूढ़े बूढ़े लेबर आ रहे हैं जिनका एज है 40, 45, 50। और रूस की तरह इटली, इटली में 3 महीने से कोई बाले बच्चा पैदा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ 3 सेकंड खाली ना जाए। तुम लोग हंस रहे हो? हर सेकंड भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं ना कहीं बाल बच्चे पैदा होते रहते हैं। देखिए किसी देश के लिए बढ़ती जनसंख्या से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है उस जनसंख्या का स्किल्ड न होना। भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है, स्किल्ड ना होना। काम सब करेगा लेकिन बेहतर काम करने के लिए बात कीजिएगा तो बहुत समस्या आ जाएगा। पता चला कि कोई चाट का दुकान खोला है, 10 गो में से 2 या 4 गो आपको ठीक लगेगा, बाकी देखा देखी खोला है। नहीं समझे? तो ये स्किल्ड की कमी है। आपको स्कूल भारत में हर जगह मिलेंगे आपको, सरकारी प्राइवेट, कुछ कुछ में ही पढ़ाई अच्छी होगी। ये बहुत समस्या है। तो भारत की मूलभूत समस्या जो है ना वो स्किल्ड लेबर का ना होना। चाइना में स्किल्ड बहुत अच्छे होते हैं। सुना, हमारे यहाँ पेंट मारने के बोलिए, दीवार पेंट करके जाएगा, नीचे का जमीन नाश देगा, और फिर रगड़ते रहिए। अरे भाई अगर पेंट नीचे गिर रहा है कम से कम एक पानी मार देता, पकड़ता नहीं ना। मारेगा पेंट नीचे नाच देगा। वहां पर ये चीजें स्किल्ड मिलेंगे। दिल्ली में अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ स्किल्ड लेबर मिलेंगे। दिल्ली में ये चीजें हैं, वहाँ चीजें क्या मिलेंगे? एकदम स्किल्ड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब, बाकी पूरे भारत में इस तरह का चीज नहीं है स्किल्ड वाली। तो बीजापुर और गोलकुंडा क्या किया? खुद से जीता। कौन? औरंगजेब। बीजापुर और गोलकुंडा खुद से जीत गया था औरंगजेब ने। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। अब उसको शाइस्ता खान को भेजा मराठों का क्षेत्र जीतने के लिए। किसे जीतने के लिए? मराठा। मराठा क्या जीतने के लिए भेजा? मराठा। शाइस्ता खान को भेजा, छत्रपति शिवाजी मार दिए उसको, चल निकल यहाँ से। उसके शाइस्ता खान कुछ नहीं कर पाए, अफजल खान कुछ नहीं कर पाए, दोनों लोग को साइड कर दिए छत्रपति शिवाजी। देखिए शिवाजी जो थे ना, उनका पूरा शिवाजी नाम ही है, या तो शिवाजी महाराज का ही है या तो छत्रपति शिवाजी का। तो शिवाजी महाराज उसको क्या कर दिए? मार दिए। अब औरंगजेब का दिमाग खराब हो गया कि यार ये आदमी किससे हारने वाला है, किसी से तो हार ही नहीं रहा है, ना ही मुगलों से डरते थे। औरंगजेब ने कहा कि सूरत इनका व्यापारिक केंद्र है, सूरत की सुरक्षा जरूरी है। तो शिवाजी महाराज जाके सूरत लूट लिए। आपको पढ़ा दिए हैं मराठा साम्राज्य में? कहाँ पढ़ा है गधा कहीं का? अरे बाप रे।
बोले कि पढ़ा दिए तो कह रहे सो हाँ पढ़ा दिए। बताओ रोबोट पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए। अभी नहीं पढ़ाया कर, हाँ हाँ पढ़ा दिए। तो शिवाजी महाराज जाके किसको लूट लिए? सूरत। औरंगजेब एकदम गुस्सा गया, कहा कि बताओ पूरी दुनिया हमसे डरती है, ये कैसा आदमी है। शाइस्ता खान को भेजे तो शाइस्ता खान सोचा चोरी से मार दे अफजल खान को। अफजल खान 6 फीट का था, सोचा था कि मार दे उनको चोरी से गर्दन दबा के। तो ये छोटा सा हाथ में पागा पहने रहते थे, यहाँ पे छोटा सा हथियार होता था, वो घोंप दिए उसको, मर गया वहां पे। कहा कि हमरे सामने होशियारी। तो औरंगजेब परेशान था छत्रपति शिवाजी से, तो उसने जय सिंह को भेजा। किसे भेजा? राजा जय सिंह को। राजा जय सिंह को भेजा, और जय सिंह जो थे जाकर और पूरी तरह से मराठा साम्राज्य को घेर लिए चारों ओर से। और जय सिंह जब घेर लिए तो जय सिंह और मराठों के बीच में 1665 का ऐतिहासिक पुरंदर की संधि हुई। कौन सी? ये संधि बहुत बार पूछ चुका है। 1665 का पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के तहत मुगलों के बहुत सारे किले शिवाजी महाराज जीत लिए थे। इस संधि के तहत उन किलों को वापस लौटाना पड़ा, तो इन्होंने वापस लौटा दिया। क्योंकि चारों ओर से घिर गए थे, खाना की सप्लाई रोक दिया था, हथियार वगैरह की सप्लाई रोक दिया था। जय सिंह जैसे अकबर का सबसे भरोसेमंद मान सिंह थे, अकबर का सबसे भरोसेमंद सेनापति मान सिंह। उसी तरह से आप बताइए अलाउद्दीन खिलजी का भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर, बता मलिक काफूर। उसी तरह से औरंगजेब के सबसे भरोसेमंद कौन थे? जय सिंह। जय सिंह ने मराठा साम्राज्य को घेर लिया, जीते हुए किले वापस करने पड़े, और इन्होंने कहा कि हम अपने बेटा को, अपने बेटा साहू जी महाराज पढ़ाए, आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, अपने एक बेटा को संभाजी साहू जी, अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो वहां पर ना 1666 ईस्वी में, कब? 1666 ईस्वी में आप ये शिवाजी महाराज मिलने गए किससे? औरंगजेब से। उस संधि में लिखा था कि आप आएंगे मिलने के लिए, और इनके एक पुत्र को औरंगजेब के यहाँ तब तक बंदी बना के रखा जाएगा, न कि बंदी बल्कि उनके साम्राज्य में रखा जाएगा। ब्लैकमेल करने का तरीका है कि आपका एक बेटा रहेंगे हमारे साथ। एक तरह का फिरौती समझिए, गुंडई है। मजबूरी हो गई थी यहाँ पे। अब ये जब गए मिलने के लिए 1666 में, तो एक मेहमान एक राजा से राजा की तरह बात करना चाहिए। औरंगजेब ने बातें नहीं किया और कैद कर लिया, धोखे से कैद कर लिया। किसे? शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज क्या कर लिया? शिवाजी ने कहा कि यार ये तो गलत बात है, हम तो यहाँ संधि करने आए थे, ये हमको जबरदस्ती कैद क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे सामने होशियारी करेगा, हम भी होशियारी करते हैं। उन्होंने ना दाढ़ी उड़ी बनाना ही छोड़ दिया। अब दाढ़ी बनाना छोड़ देंगे तो एक समय आएगा इतना दाढ़ी बढ़ जाएगा ना, और बाल इतना बढ़ जाएगा कि फेस अलग लगने लगेगा। बहुत ज्यादा दाढ़ी बढ़ गया तो फेस अलग लगने लगेगा। या जो दाढ़ी रखता है ना, अगर वो दाढ़ी छील देना वो भी पहचान में नहीं आएगा। हम लोग अगर दाढ़िया छील दे तो अलग टाइप का लगने लगेगा आदमी। हाँ, थोड़ा सा देखते देखते आदत हो जाता है ना किसी चीज को। या आप ही लोग दाढ़ी रखने लगी अलग टाइप का नहीं लगने लगेगा। हाँ, लेकिन ठंडा उंडा नहीं लगता है। हाँ, बहुत बचा लेता है ये। यहाँ पे दाढ़ी वगैरह रहेगा ना तो ठंडा कभी लग ही नहीं सकता है, कंबल से खतरनाक होता है। इसलिए देखिएगा सर और में ठंडा नहीं लगता, कान में लगता है। इसलिए देखिएगा नेचर ने है ना, हर एक जानवर का अगर अक्टूबर महीने में पूरा बाल झड़ जाता है, कुत्ता उत्ता होते हैं सब, कुत्ता बिल्ली, अक्टूबर में इन सब का पूरा बाल झड़ जाएगा, और नवंबर में फिर से पूरा नया बाल आ जाएगा, और दिसंबर में पूरी ठंडी को न देखेंगे कुत्ता एकदम फुला के शरीर गोलिया के बैठ जाता है सब। समझा कि नहीं? तो उन्होंने पूरी दाढ़ी वगैरह बनाना ही छोड़ दिया। और फलों की टोकरी जा रही थी, उसी के साथ फलों की टोकरी में टोकरी ली है, चल दी यहाँ पे। औरंगजेब देख रहा है कौन ले रहा है, भैया दाढ़ी उड़ी बन गई, ले फल का टोकरी लेके गए बाहर, आ गया फल, भागो रे। भागे कहाँ से? औरंगजेब के दरबार से। औरंगजेब के दरबार से उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ धोखा करोगे, धोखा देना तुम्हारा ही जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? सामने से लड़ोगे, सामने से लड़ेंगे, पीठ पीछे लड़ोगे, पीठ पीछे लड़ेंगे। आप भाग गए वहां से। अब फिर जाके सूरत लूट लिए। सूरत को कितनी बार लूटे? औरंगजेब पागल हो गया, यार ये आदमी कैसा नहीं जी,
दोबारा सूरत लूट लिया जाके यहाँ पे। औरंगजेब ने जाके, औरंगजेब परेशान हो गया शिवाजी महाराज से, अब क्या करे यहाँ पे औरंगजेब। तो औरंगजेब ने दक्षिण भारत में फिर से जजिया कर लगा दिया। क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। अब जजिया कर लगाने से जहां औरंगजेब की दुश्मनी केवल मराठों से थी, वहीं एक साधारण व्यक्ति से भी हो गया। कि जजिया कर कोई टैक्स थोड़ी होना चाहिए, दूरदर्शिता को अगर देखिएगा तो इस टाइप का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। आगे बढ़ जाए। सूरत को कितनी बार लूटा? पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज और जय सिंह कब हुई? 1600। गोलकुंडा और बीजापुर किसके मदद से जीता? किसके मदद से? खुद ही के मदद से जीता, किसी को भेजा नहीं। जिसको भेज रहा था वो हार के चल आ रहे थे सब। जिसको भेज रहा था वो क्या कर रहे थे? हार के चले आ रहे थे। अपने पोता अजीम को कहाँ भेजा? उसने पटना का नाम क्या रखा? हाँ, अजीमाबाद। अजीमाबाद नाम रख दिया था उसका। और पूर्वोत्तर भारत, असम, कूच बिहार और आराकान जीतने के लिए मीर जुमला। बंगाल जीतने के लिए शाइस्ता खान। हालांकि अफजल खान और शाइस्ता खान को इन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ भी भेजा था, लेकिन शिवाजी इन लोग से हारने वाले नहीं थे। बाद में जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि हो गई। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये औरंगजेब जो था ना, धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। इसने सारे मंदिर वगैरह जो थे मुगल काल में बनाए गए, उसको वापस तोड़ना चालू कर दिया। और जो जो जमीनें दान में दी गई थी हिंदू मनसबदारों को, उसे खालसा भूमि, आपको पढ़ा दिए सरकारी भूमि क्या कहा गया? खालसा भूमि में बदलवा दिया। खालसा भूमि में क्या कर दिया? बदलवा दिया। दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बता दिया। इसे दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। एक टर्म आएगा दारुल हर्ब, दारुल हर्ब, इसे बदलना चाहता था दारुल इस्लाम में। इस्लाम में बदलना चाहता था, मतलब वो भारत को वैसे धर्म जो, मतलब जो इस्लाम नहीं मानते थे। भारत में तो बहुत सारे धर्म थे, जैन, बौद्ध, ईसाई भी आ ही चुके थे उस समय तक, सिख धर्म, लेकिन उस सबको क्या बनाना चाहता था? इस्लाम बनाना चाहता था। कौन? औरंगजेब। पूरा हो पाया? नहीं हो पाया। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को एक ऐसे कैसे मिटा सकता है कोई? हिटलर ने क्या किया था? यहूदियों को मारने के लिए सोचा था। आज यहूदी पूरी दुनिया में आगे हो गए हैं वहां पे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी आगे हो गए। खैर उनका दिमाग प्रैक्टिस बहुत अच्छा अच्छा है वहाँ पे। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, जनसंख्या कम है वहाँ पे ना। देखिए इजराइल वगैरह जो भी देश जाते हैं ना, वो अपना कई हिस्सों, जैसे ना उनको पूरी समाज को वो बांटे रहते हैं ऐसे कि अगर आपको राजनीतिक विचार रखना है तो आप यहाँ जाइए, आर्थिक विकास करना है तो ये काम कीजिए, सामाजिक विकास करना है तो ये काम कीजिए। हमारे यहाँ सब काम करता है, ऑलराउंडर है, इसलिए कहीं नहीं सक्सेस हो पाता है। समझ में आया कि नहीं? जिसको देखिए वो 4 गो आदमी मिलेगा ना तो 4 गो दिमाग देगा, अलग अलग टाइप का। अब बिहार में तो और, बिहार में सीधे बिहारे बदलने की बात करेगा। भाई आप अगर बदल सकते हो पहले अपने मोहल्ले से शुरुआत करो। नहीं समझे? तो देखिएगा ना, हर गली में बिहार में एक कहेगा यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए। देखते हैं कि नहीं देखते? तो आप कोई, हम ही से अगर कोई कहेगा कि अपना कोचिंग में जाके आप सीतामढ़ी में चलाइए, जाएंगे? पटना में चला रहे, रीजन है कि नहीं है? बट पटना और सीतामढ़ी अलग अलग है, वहाँ लाइव दे सकता है आदमी, कुछ ना कुछ रीजन है कि नहीं है? अब सीतामढ़ी का कोई आदमी कितों का है कि यहाँ लेके जाए, वो उस टाइप का वहाँ एरिया भी होना चाहिए, उतना हर चीज़ की कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि सीतामढ़ी खराब है, बढ़िया जगह है, कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है। इतने बच्चों को एकोमोडेट कर देगा? कर ही नहीं पाएगा। आपको यहाँ हर एक सुविधा है, लॉज है हर गली गली में। जहाँ आपको लगेगा इसमें लॉज हो ही नहीं सकता, पता चला कि बाप रे 200 घुसल है इसमें। बड़ा बड़ा हवेली बना के रखा है लॉज के लिए। हर चीज का एक इकोसिस्टम होता है। चारों ओर से घेर लिया गया था, रसद सप्लाई रोक दिया गया। जैसे चारों ओर से घेर लेगा तो रसद सप्लाई क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जैसे क्लासरूम है, 10 गेट, इसको कोई 2 दिन घेर ले चारों ओर से, समर्पण करना पड़ेगा। आप में जेब में बैग में आप बिस्कुट उस्कुट रखे होंगे, कई दिन चलेगा? 1 दिन।
नहीं, चारों ओर से अगर घेर लिया जाए, क्लास कहा जाए सरेंडर करिए खान साहब, दूसरा दिन में आदमी सरेंडर कर देगा। भाई खाने पीने के लिए भी तो कुछ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो वही सरेंडर करा दिया, तो चारों ओर से किला घेर लिया, और खाना पीना क्या कर दिया, रोक दिया यहाँ पे। और महाराष्ट्र पहाड़ी एरिया, वहाँ पानी की किल्लत है, हर जगह से आप पानी खोद के नहीं निकाल सकते। मुंबई एकदम पूरा चट्टान से भरा हुआ है, पहाड़, मुंबई जाएंगे तो ऊबड़ खाबड़ सड़क मिलेगा इसे। तो आपको ना मुंबई अलग टाइप का बसा मिलेगा आपको। यहाँ बिल्डिंग है, बगल में वो पहाड़ है, फिर पहाड़ के ऊपर छोटा छोटा पहाड़ जाते हैं यहाँ पे, मुंबई वगैरह में। आगे बढ़े। दारुल हर्ब को क्या बदलना चाहता था, दारुल इस्लाम। इसीलिए इसने इस्लामिक नियम कानून को बहुत सख्ती से पालन कराना चालू किया। कहा कि कोई चित्रकारी बना दिया, उड़ा देंगे, संगीत कोई गा दिया, उड़ा देंगे, कोई हारमोनियम बजा दिया ऐसे ऐसे, हाँ, उड़ा देंगे। अब सारे लोग भाग गए वहां से, जबकि औरंगजेब खुद वीणा बहुत अच्छा बजाता था। औरंगजेब वीणा बजाने में माहिर था, तो खुद वीणा बजाता था, लेकिन उसने प्रतिबंध लगा दिया। और तुलादान व्यवस्था, एक और राजा तराजू में बैठता था, दूसरे और धन दौलत रखा जाता था, फिर उसे बांटा जाता था। कहा कि तराजू सहित फेंक देंगे यहाँ से, कोई निकल यहाँ से। उसकी पत्नी का झरोखा दर्शन, कहा कि फेंक देंगे रेलिंग पे से नीचे, झरोखा दर्शन करेगी यहाँ पे स्वर्ग दर्शन करा देंगे अभी हम यहाँ से। शाहजहां ने रोक, शाहजहां ना खुद, देखिए शाहजहां और औरंगजेब के झरोखा दर्शन में समझिए, शाहजहां ने खुद झरोखा दर्शन करना छोड़ दिया टेंशन में, मुमताज की याद में। तो उसकी मजबूरी थी, नहीं समझे। जैसे सपोज कीजिए कि दो अलग अलग चीज होता है, एक खुद ना करना, एक प्रतिबंध लगा देना, दोनों अलग अलग चीजें। तो शाहजहां ने झरोखा दर्शन छोड़ दिया, जिसको मन है झरोखा दर्शन करते रहे, ये प्रतिबंध लगा दिया, फेंक देंगे नीचे। तो औरंगजेब अलग टाइप का आदमी था, चित्रकारी पर बैन लगा दिया। इस्लाम धर्म में ना चित्रकारी में ना उस चित्रकारी अलाउ नहीं है जो किसी पशु या जीव की है, जैसे घोड़ा वगैरह का चित्रकारी नहीं है। हाँ? अब धार्मिक रूप से कट्टर था, इतना अगर मंदिर मस्जिद नहीं किया रहता या तोड़वाया अड़वा नहीं रहता, उसका भी नाम इज्जत से लिया जाता। नहीं समझ रहे। अब जो इतिहास की घटनाएं हैं, वो हर इंसान का अपना अपना मेंटेलिटी होता है। आप अकबर के समय भी तो था, उसने तोड़वाया था, नहीं तोड़वाया था। उसने तो कई जगह बनवाया भी था, जजिया कर हटा भी दिया था, तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था यहाँ पे। तो डिपेंड करता है किसकी मानसिकता कैसी है। ऐसा नहीं है कि उसने केवल इन लोगों को, बहुत सारे मुसलमान लोगों को भी फांसी उसी दे दिया था। आडंबर बढ़ गया था, समझ में आ गया कि नहीं, आडंबर भर गया। नहीं देखते कोई जादू दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, निपटा देता था औरंगजेब। बहुत उटपटांग टाइप का था यहाँ पे। लेकिन समझिए ध्यान से, औरंगजेब अगर मुस्लिम की हत्या करेगा तो वो उतना सेंसिटिव इशू नहीं बनेगा जितना वो अगर हिंदू की हत्या करेगा। तो वो दोनों के लिए उटपटांग था। लेकिन दिक्कत क्या था ना, आप समझते हैं कि किस तरह से, समझिए मतलब, अगर बिहार का आदमी बिहार को बोल देगा तो उतना ही सेंसिटिव इशू नहीं बनेगा। अब कोई पाकिस्तान से आके कहे कि बिहार में विकास नहीं है, तो पहले तो आदमी बिना सोचे समझे ओकरा मारेगा कि तो जरूरत नहीं। पहला तो एक तुम होता कौन है हमको बताने वाला, और दूसरा कि तुम्हारे यहाँ कौन सा विकास है नहीं समझे। तो औरंगजेब के साथ भी यही था। औरंगजेब बहुत, औरंगजेब के उसके बाल बच्चे से डरते थे औरंगजेब के आगे, इसलिए औरंगजेब अपने किसी बाल बच्चा को युद्ध में नहीं ले जाता था, एकदम डराई रहता था सब कि कभी घोंप देगा भाला होला है हमें। तो औरंगजेब से पूरा टेंशन में रहता था सब। इसी बीच औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, जहांगीर का विद्रोही पुत्र खुसरो था, और औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने कहा कि औरंगजेब गलत कर रहा है, तो नहीं औरंगजेब गलत कर रहा, पकड़ के ला इसको, तो भाग गया वहां से। और सैनिक सब भी बड़ा सावधानी से पकड़ता था, तो कि अरे भैया क्या पता ही बाप बेटा एक के हो जाएंगे, तो फिर ही हमरे मार देगा यहाँ पे। अब भाग गया यहाँ पे औरंगजेब का बेटा, और भागा तो वो जानते किसके पास, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के पास। एक तो ये अपने मरता था, सब दूसरे को भी साथ ले गए। अब तेग बहादुर चूंकि सिख धर्म के गुरु थे, 9वें गुरु, अब वो ये कैसे कहेंगे कि तुम हमारे यहाँ से भाग जाओ। उन्होंने कहा गुरु है हमारे यहाँ, कोई भी आएगा शरण पाएगा, भोजन करिए, इनको लंगर में खाना खिलाइए। खाना वाना खिलाया गया। औरंगजेब को खबर लगा तो कहा कि आपको नहीं पता था कि किसके यहाँ से भागा है। कहा कि हमें पता था कि कहाँ से भागे। तेग बहादुर ने कहा कि लेकिन हमारी गुरु की परंपरा के अनुसार हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं,
आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि गुरु ही डर गए थे, हम आपकी हत्या कर देंगे। कर सकते हैं आप हत्या। औरंगजेब का गौरी यार, मरने की बात पे आदमी ऐसे एकदम नॉर्मल ले रहे हैं। कहा कि अगर ऐसे मार देंगे ना तो लोग कहेंगे ऐसे मार दिया। एक काम करें, ऐसा शर्तें रख देते हैं ना कि पूरे नहीं करेंगे हम हत्या कर देंगे। कहा कि आप इस्लाम धर्म अपना लीजिए। कहा कि उन्होंने कहा गुरु तेग बहादुर ने कि हम सिखों के 9वें गुरु हैं, आप किसी व्यक्ति से कहते तू अपना ही हो सकता था, हम कैसे अपनाएंगे। तो कहा कोई बात नहीं, आपने गलती किया था, मेरे बेटा को क्या दिया, शरण दिया, हत्या कर दिया औरंगजेब, सजाए मौत। आज वही चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है। शीशगंज गुरुद्वारा, आज भी लोग दिल्ली जाते हैं ना तो खाना खाने के लिए लोग रैली वैली जितना जाता है ना शीशगंज गुरुद्वारा में चल जाता है। सिखों ने भूखमरी खत्म करने का तरीका है कि हर जगह एक गुरुद्वारा खोल दीजिए, 3 टाइम खाना खिलाने की क्षमता, और पूरे 365 दिन एक सिखों के पास ही है। हम लोग कभी कभी खिला सकते हैं, कभी भंडारा हो गया तो, या रेगुलरिटी में बहुत कम शायद देखेंगे आपको। और अगर मिल भी रहा है तो बहुत बड़ा मंदिर मस्जिद होगा तभी, बहुत बड़े लेवल के, जैसे तिरुपति बालाजी देखते हैं, अथा RBI इतना पैसा है वहाँ, बालाजी का मंदिर है वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे हर जगह पे, लेकिन सिखों में ये परंपरा है लंगर की। अभी पटना साहिब में जाइए, लंगर चलते रहता है, और बहुत प्रेम से खाना खिलाएंगे, और वैसा खाना आपके घरे ना मिलेगा। शुद्ध एकदम घी डाले रहते हैं लोग यहाँ पे। अब सिख लोग घी बहुत, खाना पीना में वो समझौता नहीं करते हैं। और साफ सफाई से लेके सम्मान से आपको खिलाएंगे। आप कभी जाइएगा ना खाने के लिए वहाँ पे, आप दिल्ली में एक बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ लोग मर्सिडीज से उतरते हैं, करोड़ों की गाड़ी से, और उतर के सेवा करते हैं। जो खाना खा लेंगे लोग ना वहाँ पे तो प्लेट वगैरह धुले। सोचिए मर्सिडीज से उतरा आदमी है वो। हमारे यहाँ कौन बोलोरो खरीद लेगा गांव में ना पूरा गांव घूमेगा हम इस पूरी की मर्सिडीज से उतर के इतनी शालीनता दिखाएंगे। और वहां पे ना शीशगंज गुरुद्वारा में उन्होंने, गुरुद्वारा तो बहुत बड़ा है, शीशगंज गुरुद्वारा नहीं, बंगला साहिब तो दिल्ली में ही है, दिल्ली में बहुत सारे गुरुद्वारा है। वहां अगर देखेंगे ना तो सिखों ने क्या किया है, उन लोगों ने करोड़ों की MRI मशीन खरीद के और वहां पे फ्री में दे दिया। 50 रुपए के टिकट कटाइए, टोकन, MRI करा लीजिए। सोचिए MRI जो 10,000 12,000 में होता है, 4 करोड़ 5 करोड़ की मशीनें आती है MRI मशीन। समझ में आ गई ना? इतना रुपया कहाँ से आता है? वो लोग को कभी भीख मांगते देखे हैं सिख लोग को? कभी नहीं। और वो ईमानदारी से देते हैं, एकदम दान पुण्य देते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं उनको कोई काम करना है तो चंदा वंदा मांगते, नहीं मांगते हैं। वो लोग बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन तो सब लोग होते हैं, लेकिन एक दान देने की प्रवृत्ति उनमें बहुत ज्यादा होती है। समझ में कि नहीं गया? कितना भी बड़ा प्रोग्राम कर लेंगे, देखिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने जाएंगे। एक बड़े अच्छे मित्र थे मेरे, सिख हैं, तो उनको किसी दिन मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं मीटिंग में आऊंगा, कल आऊंगा, आज मेरा सेवा का दिन है। मतलब उनका दिन बटा हुआ है, आज इनका सेवा का दिन है, उस दिन वो जाएंगे। अब उस दिन वैसे वैसे 25-30 आदमी का उस दिन था, तो कोई हो सकता है अब उनका अपना कोई व्यवस्था किया होगा कि भैया इस बार रोटी हम देखेंगे, तो आप ये देखिएगा। अब जैसा होगा उनका इंटरनल सिस्टम है, अब हमको नहीं पता है, तुम क्या बोले। लेकिन ऐसे लोग गए वहां पे और खूब सेवा करते हैं। तो इतना हत्या कर दी किसकी? कहा कि बेटवा को निकाल दो, एकरो मारेंगे। वो चुट्टा भाग गया वहां से, भाग गया वहां से, घोड़ा पे बैठ के भाग गया यहाँ पे, और दक्षिण भारत भाग आया। कहाँ भाग आया? ऊपर में अपने साथ ले गया किसको, और दक्षिण में आ गया मराठों के पास। और मराठा में शिवाजी के पुत्र संभाजी, कौन थे? संभाजी से कहा कि देखिए आपको औरंगजेब से दुश्मनी है ना? बिल्कुल, बहुत खराब आदमी है। कहा कि हमारा बापे है संभाजी कहे कि यार कैसा आदमी का, हम भी चाहते हैं उसको मारा जाए। तो दोनों लोग मिल गए लोग। औरंगजेब को जब खबर लगी ना कि उसका जो बेटवा है वो भागा है दक्षिण भारत में और जाके संभाजी से मिल गया है, तो औरंगजेब एकदम लहर गया, करकरा के एकदम लहर गया। क्योंकि एगो तो उसका बेटा भागा, अब भागा तो मराठों के पास भागा, और शिवाजी से तो औरंगजेब की पुरानी दुश्मनी थी। आखिर रूप बताते हैं, चारों ओर से घेरा, फिर समझ में आ गया, और संभाजी को पकड़ लिया। संभाजी को पकड़ लिया, इतनी बुरी तरह से यातनाएं दिया था संभाजी को, मांस काटा था, छोटा छोटा चमड़ी हटा दिया था, तो चमड़ी हटा दिया था। समझिए कितना तकलीफ दिया था वह।
समझा? अब समझ आता है मराठों को जब शक्ति मिली थी तो कहा मुगलों तक मारे थे सब, क्योंकि उन लोगों ने झेला था इस चीज को। अब उसके बाद हत्या किया बहुत ज्यादा यातना देकर। मुगलों ने अगर सबसे ज्यादा यातनाएं दी थी तो संभाजी को, और फिर सिख शासकों के साथ, क्योंकि उसके बाद बंदा बहादुर आया आगे जाके, फिर वहां पे संभाजी की हत्या कर दिया। अब पकड़ा अपने बेटवा अकबर द्वितीय को, कहा कि रे चोट्टा कहीं क्या, तुम इधर उधर काहे भाग रहा है, तुमको क्या लगता है अकबर नाम रख लेगा तो तुम अकबर हो जाएगा? अब हम तुम्हारी क्या करेंगे, हत्या करेंगे। क्या करेंगे, हत्या। आके इसकी हत्या मत करो जी, छड़ गरम करो, छड़, मोटका छड़ गरम करके लाल, एगो से कहा इसका मुड़िया पकड़ो, अखियां में कुछ दिया। एगो पकड़ा चिल्लाया एकदम, तो कहा कि ये अभी इसको चिल्लाने दो, इसका दर्द अभी जब खत्म हो जाएगा तब दूसर का फोड़ेंगे, इसका दर्द ये अभी एक दो दिन में शांति हुए तो कि दूसर का फोड़ दिया। कहा कि भागो अब, कोई इसको कैद नहीं करेगा, छोड़ दो। अखिया फोड़ दिया यहाँ पे। अब बताओ औरंगजेब के बारे में क्या कहना चाहते हो? आप बताओ, जो अपने बेटा का आंख फोड़ा हो लाल गरम करके, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेगा? हाँ, कभी नहीं कर सकता। इतना खतरनाक था औरंगजेब। अपने भाई को मारा, दारा सिकों को, शासक बनने के लिए दारा सिकों को मारा ना, सबको मारा, छोड़ा किसको? पत्नी को बचाओ। तो पत्नी से कौन पत्नी से? देखिए, घर के अंदर की लड़ाई नहीं ना जीत सकते हैं, मुंह फुला के उन्हें बैठ जाएगी। एक होता है कि गुस्सियाए हो तो साइड रहो ना, गुस्सिया के अगवा जानबूझ के तीन चार को काम करेगी। अब देखो हम गुस्सियाए हैं, हाँ? अरे भाई गुस्सियाए हो तो साइड में रहो, पता कैसे चलेगा? घर आएगी, हाँ सर इसलिए ताकि पता कैसे चलेगा? गुस्सियाएंगे तब वो दिखाएगा कि हम गुस्सिया है, गुस्सा है, हम खाना नहीं खाएंगे। मत खाओ, समझा कि नहीं? बात बात पर मुंह फुलाने वाले लोगों से बच के रहिएगा, पूरी लाइफ टाइम आपको टेंशन देंगे सब। कुछ बीमारी होते हैं ना, नई खरपतवार है सभी जीवन में, बात बात पे मुंह फुलाने वाला। हम कोई बात का बहुत खराब लगा, खराब लगा यहाँ पे, जब किसी से सोच समझ के बोलना पड़े तो उससे बेहतर होता है बोल भी मत कीजिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वो किसी बात का बुरा नहीं मानते। लेकिन ऐसा लोग बहुत कम मिलेगा। बहुत खतरनाक था औरंगजेब, बिल्कुल सुपर खतरनाक। औरंगजेब क्या था, सुपर खतरनाक। माँ, और उसकी पत्नी चिल्लाते रह गई, कही कि तू न्याय करेगी झरोखा दर्शन में, फेंक देना जैसे ही अगर रेलिंग पे मिल गई थे। औरंगजेब ने एकदम अतता मचा के रोक दिया था एकदम। उसके बाल बच्चे इतना डरते थे कि जब औरंगजेब मरा तो कोई भी योग्य शासक नहीं है, एकदम डरते रहता था सब। हाँ, ये हट ही नहीं रहा था औरंगजेब, शासक बनने के बाद ये हट ही नहीं रहा था। औरंगजेब जब, औरंगजेब की पत्नी, जाए दादा, हमीदा बानो बेगम का रिस, दिलरास बानो बेगम, जिसे रजिया दुरानी कहा गया, दिलरास बानो बेगम या रजिया दुरानी। उसने कहा कि हमरे लिए भी क्या बनाइए, ताजमहल। जबरदस्ती बनवाई थी, अपने लिए जबरदस्ती क्या बनाई थी, ताजमहल। उसे ताजमहल का घटिया नकल कहते हैं। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के कहाँ है, औरंगाबाद में। बीवी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। वहीं औरंगजेब को भी क्या किया गया, दफनाया गया। औरंगजेब को भी कहाँ दफनाया गया, औरंगाबाद में। औरंगजेब को दफनाया गया। औरंगजेब के समय सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तार हुआ मुगलों का, मुगल सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा अगर मनसबदार किसी को बनाया गया था तो हिंदू लोगों को बनाया गया था। औरंगजेब के साथ जो वफादार थे, औरंगजेब भरोसा किया, लेकिन औरंगजेब कब किसको मारेगा किसी को पता नहीं था। इसने बीवी का मकबरा बनवाया अपनी पत्नी की याद में, जीते जी बनवा दिया पत्नी की याद में, कहा जाओ उसी में जाओ, बोलो तो पहुंचा दे मकबरा में। लेकिन उसे ताजमहल का घटिया नकल कहते हैं, या दक्षिण का ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल। हाँ।
मराठा जो है अपने छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजनीय मानते हैं। मराठा साम्राज्य छत्र, मराठा पढ़िएगा तो देखिएगा वहां के वो मराठी लोग हैं, वो अपने इतिहास को नहीं भूलते हैं। बिहारी थोड़े हैं वो लोग कि अकबर अशोक को भुला के बैठल है। समझा गया कि नहीं? यहाँ कोई बोली ना किसी को शेरशाह सूरी, किसी को बोलिए ना, ना चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेने वाला यहाँ आपको कोई मिलेगा नहीं। आप देखिए एक और भी चीजें है ना, एक गौर कीजिएगा ना, तो राजा लोग में भी एक चीज था ना कि जो उच्च जाति के थे उनका बड़ा वर्चस्व था। समझा गया कि नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति से न थे। तो सोचिए इतना महान होने के बावजूद लोग उसको भूलते गए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, कोई ये बोलता भले नहीं है लेकिन बहुत बड़ा रीजन, तो कहीं ना कहीं उसकी जाति भी मायने रखती। हालांकि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो हमें राष्ट्रीय चिन्ह में अशोक को बहुत ज्यादा महत्व दिया। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है, अशोक स्तंभ है कि नहीं है? यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह में हमने बहुत महत्व दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निम्न जाति के थे चंद्रगुप्त मौर्य, निम्न जाति के थे। विवाद नहीं है, किसी किसी किताब में विवाद है, लेकिन वो निम्न जाति से थे। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए। स्वाभाविक मृत्यु से मरा था औरंगजेब, किसी ने हत्या वगैरह नहीं की थी। टेंशन से मर गया होगा। यहाँ पे राजा हो जाके ऊपर कम टेंशन रहता है, मर गया बेचारा औरंगजेब। एक लड़की करी कि औरंगजेब की पत्नी कैसे झेलती थी इतना खतरनाक शासक को। देखो उधर का भी पक्ष जानना कितना जरूरी है जी। हम लोग को तो लगा ही नहीं कि उधर का भी पक्ष देखना है। बहुत टफ होगा झेलना, तो पढ़ाई उड़ाई करो लोग, नहीं तो क्या पता मिल गया औरंगजेब टाइप का तो झरोका दर्शन बंद करा देगा। समझा गया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य क्या हो गया? पतन हो गया। मुगल साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया।